हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर औरंगज़ेब अब्बासी, जो कि कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोस्पाइनल कैंसर केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कराची के साथ मुंसलिक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औरंगज़ेब आपकी मौजूदगी का। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हमारे पास आया है, एपिलेप्सी या फिर जिसको कहते हैं ना कि सीजर्स जिनको होते हैं और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनके हवाले से आज सवाल आया है कि वो रमज़ान में अगर रोज़ा इख्तियार करना चाहें तो क्या उनके लिए डूज़ एंड डोंट्स होंगे, तो बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो उसकी वजह देखनी पड़ेगी कि उनको जो झटके पड़ते हैं उसका रीज़न क्या है। सही। क्या उन्होंने उसको रिजॉल्व किया है? जैसे इसकी बहुत सारी, एक तो ब्रेन में कोई रसोली ट्यूमर वगैरह भी हो सकता है जी। वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन आम तौर पर जो झटके पड़ते हैं वो किसी को बचपन से ही ये इशू होता है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि क्या वो रोज़े रख सकते हैं या नहीं। उसके लिए दो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले ये कि जो लोग रोज़ा, जिनको जो फिट्स हैं, अगर उनको एक मेडिकेशन पे है, सिंगल मेडिकेशन, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो 2 या 3 मेडिकेशन यूज़ करते हैं अपने झटकों के लिए, क्योंकि वैरायटी है ना इसमें, कि ज़रूरी नहीं कि वो एक ही ड्रग्स पे हों, वो 2 या 3 ड्रग्स पे भी हो सकते हैं। तो उसमें देखना पड़ेगा कितनी ड्रग्स पे है। इफ़ दे आर यूजिंग 3 ड्रग्स तो फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जो 2 मेन फैक्टर्स होते हैं वो होती है स्लीप, जी। कि क्या उनकी स्लीप कंप्लीट है और क्या वो ड्रग उन पे असर कर रही है। एक तो उनको थकावट नहीं होनी चाहिए। जो झटकों की बहुत कॉमन रीज़न है वो है नींद का कम होना, जिनको फिट्स पड़ते रहते हैं। जी। एक चीज़। सेकंड, कि मेडिकेशन कितना असर कर रही है। अच्छा, दूसरा ये है कि जिनको डायग्नोस हुए हैं फिट्स, झटके, उनके फर्स्ट ईयर में जो है वो रोज़े नहीं रख सकते। जैसे किसी का भी विद इन अ ईयर डायग्नोस हुआ है फिट्स, तो वो एलिजिबल नहीं है फॉर कि वो रोज़े वगैरह रखें, बिकॉज अभी वो अपनी ड्रग के साथ कंप्लाइंस कर रहे हैं कि ड्रग उनको कितना रिएक्शन कर रही है। तो विद इन अ ईयर तो वो ना रखें जिनको डायग्नोस हुए हैं। अच्छा। जो एक ड्रग पे हैं उनको 6 महीने या मतलब कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया है, वो रोज़े रख सकते हैं। सही। और इसकी जो दवा होती है वो बेसिकली सीजर्स को कम करने के लिए होती है, मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट करने के लिए होती है। इसकी यानी ये बीमारी को मैनेज कैसे करती है? ये उनको कंट्रोल करती है। ख़त्म तो उनको नहीं कर सकती, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जिनको 5-8 साल मेडिकेशन चली है, फिर उनमें एक ट्रायल होता है कि टेपर ऑफ करते हैं मेडिकेशन के, थोड़ा थोड़ा करके कम करते हैं, मिनिमम डोज पे आ जाते हैं। अगर उनको फिट्स नहीं पड़ते तो उसी मिनिमम डोज पे रखा जाता है, वरना अगर उनको दोबारा झटके पड़े हैं तो फिर हमने उनको हायर डोज की तरफ ले जाना पड़ता है। अच्छा, मुख्तलिफ हमारे यहाँ जो देसी टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, झटके पड़ रहे हैं, तो उसको जूता सुंघा दो, उसके मुंह में चमचा दबा दो। ये सब, ये आपको लगता है ये बिल्कुल फरसूदा बातें हैं? नहीं, बहरहाल जूते वगैरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अगर कोई कपड़ा वगैरह इस तरह से चीज़ हो, तो जिनको जनरलाइज फिट्स पड़ते हैं ना पूरी बॉडी में, तो उनको क्या करते हैं, चम्मच कहते हैं, कपड़ा कहते हैं, कुछ तरह मुंह में डाल दिया जाता है कि उनका टंग बाइट ना हो, ज़बान को। और अक्सर उसका रीज़न भी यही होता है कि आइदर या तो उनकी स्लीप पूरी नहीं है, या स्ट्रेस में है, या बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, ख़ासतौर पर जो फिट्स की दवाई वगैरह लेते हैं उनके लिए। तो ये चीज़ें जो है उनको फिट्स करवा सकती है। लेकिन अगर कोई देख रहा है जनरलाइज फिट्स हैं, तो फिर उनके मुंह पे कपड़ा वगैरह इस तरह से डाल देना चाहिए, या लकड़ी का थोड़ा पीस, ताकि वो क्लिंच ना करे, ज़बान ना आ जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या इसमें वो जो क्लेंचिंग है, जैसे आपने खुद कहा कि टंग बाइट हो सकता है, क्लेंचिंग हो सकती है, इसमें जॉ लॉक होने का भी खतरा होता है? जी हाँ, उस वक्त क्या होता है कि मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ को अपना होश नहीं है, तो जो भी उन्होंने खाया है वो सांस की नाली में जाने का खतरा भी रहता है। और जब वो मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टाइटली, तो उसमें ये होता है कि ज़बान कट जाती है, तो उसमें से ब्लीड होना और वो अगेन सांस की नाली में, ये काफ़ी ज़्यादा, या टंग फॉल हो जाना पीछे की तरफ, तो वो भी सांस में इशू कर सकता है। ये सारे इशूज़ हो सकते हैं। अच्छा, जब ये फिट ख़त्म होता है, ये जब मर्गी का दौरा पड़ा है या झटके पड़े हैं, उसका कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है? जैसे आपने खुद कहा कि अगर तो वो इंजर्ड है, कई लोग कहते हैं कि फिर स्पीच थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है आपको दोबारा अपने मसल्स को दोबारा रिलैक्स करके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने के लिए, या अगर आप अपना बर वक्त इलाज कर रहे हों, फ्रीक्वेंसी कम हो, ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, तब तो योर लाइफ विल बिकम एज यूजुअल आफ्टर द फिट्स। जो पहले तो बात यह है कि डेफिनेटली इस तरह के पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में तो जाते हैं कि हमारे साथ ही क्यों, या हमें क्यों, लेकिन अगर वो पहले से मेडिकेशन ले रहे हैं तो उनको अपना डोज एडजस्ट करना पड़ेगा। थेरेपी की डेफिनेटली उनको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से ज़रूरत होती है कि वो अपनी थेरेपी करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, लेकिन ये है अगेन मेडिकेशन तो लेनी पड़ेगी, एंड दे हैव टू एडजस्ट देयर एटलीस्ट डोज, और प्लस में अपना लाइफ स्टाइल, कि अगर उनका बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ है, रात को देर तक जाग रहे हैं, सुबह जल्दी
उठना पड़ता है उनको, या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फिज़िकली, तो ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से वो फिट्स की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। तो आप अपना देखें, हर चीज़ का ताल्लुक कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस, आपके तनाव से है। नींद पूरी करें, ग़िज़ा अच्छी लें और अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को मैनेज करें, उनको एड्रेस करें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर औरंगज़ेब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।